नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें हुआ नॉमिनेशन वाला टास्क, जिसमें कि उन लोगों के गुर्दे छिल गए जो कि खुद पिछले 2-3 दिनों से बाकी के जो घर वाले हैं उनके गुर्दे छील रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दुखीराम दुखिया उर्फ अविनाश उर्फ छछूंदर उर्फ ये चाची 420 की, जिसे अगर पावर मिले तो वो पावर का मिसयूज़ करता है। और वो जो एक विलेन है ना 36 चाइनाटाउन पिक्चर के अंदर कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। कहने का मतलब है कि जब इसको दुखीराम दुखिया को जब पावर मिलता है तो वो अपने हिसाब से चीज़ें करता है। लेकिन ऐसा ही पावर किसी और को मिल जाए तो ये दुखीराम दुखिया जो है वो अपने छिले हुए गुर्दे दुनिया को दिखाता है। हालाँकि है वो दुखिया, लेकिन दुनिया के सामने खुद को फाइटर कार्ड। अरे भैया, तुम इतने बड़े फाइटर हो तो तुम बिग बॉस के घर में कर क्या रहे हो? कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में चले जाओ या फिर ओलंपिक में जो रेसलिंग होती है, बॉक्सिंग होती है, वहाँ जाओ ना। सो कॉल्ड फाइटर एक एक झापड़ में तो मुँह तो देगा और बड़ा वो फाइटर बना फिरता, डेढ़ पसली कहीं का। अब यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला या फिर आप ही सब नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि ये अविनाश मिश्रा कितना नेक्स्ट लेवल का क्राई बेबी है। खुद इसके मन में जो आएगा वो करेगा, लेकिन सामने अगर कोई अपने हिसाब से चीज़ें करे तो भाई पूरी तरह से बौखला जाता है। और इसके लॉजिक देखिए आपने, खौफ। तू मुझे ये पावर नहीं दे रही है नॉमिनेशन का, तो ये खौफ है, खौफ। जब तक मैं रहूँगा ये खौफ बना रहे। Oh my God! अब ये जो सो कॉल्ड खौफ वाला जो लॉजिक है, क्या इसी को हम इसके ऊपर नहीं चिपका सकते? अगर इसे पावर नहीं मिले नॉमिनेट करने का तो भाई सामने वाला डर गया, ठीक है? ये इसका खौफ है। उसी तरह से अगर ये बाकी कंटेस्टेंट को एप्पल, ऑरेंज या खाना-पीना नहीं दे रहा है, तो क्या वो भी खौफ है? क्या बाकी घरवालों से ये डरा हुआ, दुबका हुआ बैठा है क्या? मतलब आप देख लीजिए, अंदर वो तो अफलातूनी नैरेटिव चलाता ही है, लेकिन बाहर जो उसके फैन्स हैं, अरे फैन्स नहीं भाई साहब, पीआर ने जिन लोगों को हायर कर रखा है, वो ही इस छछूंदरी उर्फ चाची 420 को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, फाइटर बोल रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। जबकि जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा, डेढ़ पसली है, एक झापड़ में तो चक्कर आ जाएँगे इसको। मैं तो चाहता हूँ यार, मैंने कल भी बोला कि ये जो सो कॉल्ड फाइटर है ना, इसका सुल्तानी अखाड़े में दंगल करवा दो एक बार करणवीर मेहरा के साथ, पता चल जाएगा कितना बड़ा वाला ये फाइटर है। तो एक तरफ आपने कल देखा सो कॉल्ड फाइटर उर्फ दुखीराम दुखिया को, जो कि छिले हुए गुर्दे दिखा रहा था। अच्छा हाँ, ये जो छिले हुए गुर्दे वो दिखा रहा था और स्पेशली वो श्रुतिका से पंगा ले रहा था या लड़ रहा था या फिर कहीं न कहीं इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या श्रुतिका भी पर्सनल गई थी क्या? श्रुतिका ने भी फैमिली वगैरह को ड्रैग करा था। आई थिंक अब तो सबको देख लेना चाहिए कि कैसे ये जो अविनाश मिश्रा है ये फुटेज के लिए उड़ते तीर लेता है। लेकिन इसके जो कुछ 2-4 फैन्स होंगे वो कैसे मतलब उसको अभी भी जस्टिफाई करते फिरते हैं, जबकि आपने सबने देख लिया मेरी तरह कि कैसे वहाँ नॉमिनेशन टास्क हो रही थी। वहाँ पर श्रुतिका को पावर दिए गए थे कि भाई किन्हीं 4 लोगों को आप नॉमिनेशन का अधिकार नहीं दोगी। और श्रुतिका जो है उसने तो टास्क शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि साहब जो ऑलरेडी अनफेयर जा रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, उनके साथ तो हम फेयर नहीं हो सकते। तो किन्हीं 4 लोगों को नॉमिनेशन के राइट्स नहीं मिलने थे। वो 4 लोग कौन है? पहली है एलिस इन वंडरलैंड, दूसरा ये छछूंदरी, फिर ये इस सीज़न का जो लाडला है और जो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 2 में है विवेन डिसेना और आरफिन। ये 4 लोग जो हैं, इन्हें कोई भी राइट्स नहीं मिला। और किन्हीं 4 लोगों को 3-3 लोगों को नॉमिनेट करने का राइट मिलेगा, तो आई थिंक करणवीर मेहरा को, शिल्पा शिरोडकर को, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तीसरा नाम किसका था? शायद वो चिड़ोलों की जो वारिस है सारा, उसे 3 लोगों को नॉमिनेट करने के राइट्स मिले थे और किन्हीं 4 लोगों को 2 लोगों को नॉमिनेट करने का राइट्स मिला था और किन्हीं 4 लोगों को 1-1। अब क्या है कि घर में 16 लोग हैं, वैसे थे 18। गुणरत्न साहब जो हैं भई, उनकी री-एंट्री की अपडेट्स आई थी। कुछ खबरी लोगों ने तो कहा था कि गुणरत्न की एंट्री हो गई है, लेकिन गुणरत्न तो है नहीं और हेमा जो है वो जा चुकी है। तो 18 में से 2 लोग गए, 16 बचे, तो कैसे 4-4 का यहाँ पर बिग बॉस ने ज़बरदस्त गेम खेला था, ये तो आपने देख ही लिया। और श्रुतिका जो कि इस टास्क की कर्ता-धर्ता थी, उसने खुद के लिए 3 नहीं, उसने खुद के लिए 2 ही नॉमिनेशन वाले पावर लिए थे। और मुझे तो लग रहा है कि श्रुतिका ने जो उसे पावर मिला था, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करा। उसने 2 लोगों को नॉमिनेट करा, मुस्कान को और अविनाश को, बिकॉज़ मुस्कान तो कुछ कर भी नहीं रही। उसने बोला भी कि अपॉर्च्युनिटी को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रही है। और अविनाश से तो खैर 36 का आंकड़ा चल रहा है। सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि शो के होने वाले विनर को इसने वोटिंग पावर देने से ही मना कर दिया और रीज़न दिया था कि भई वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहता है और बहुत ज़्यादा सेफ होकर के चलता है। सेफ तो होकर के चल रहा है ये विवियन, और विवियन को आई थिंक चुम ने भी नॉमिनेट करा था और बाद में शायद वो चुम बोली भी थी उससे कि यार आप तो वैसे भी नहीं जाओगे, और अब नहीं जाओगे फिर भी नॉमिनेट कर रही है, तो आई थिंक ये तो वेस्ट हो गया ना। बिकॉज़ ये नायरा कहें या विवियन कहें या अविनाश,
ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब ठीक है, अपनी पर्सनल जो इक्वेशंस है उसके बेसिस पर नॉमिनेट कर ज़रूर दिया है। और हाँ, ये आई थिंक विवियन किससे बात कर रहा था? एलिस से बात कर रहा था ना कि चुम ने मुझसे बोला कि भाई आपको वो नॉमिनेट कर दिया बट आप जाओगे नहीं। तो एलिस अतरंगी मुँह बना रही थी एज़ इफ कि उसे तो पता ही नहीं कि एमजे क्या होती है। भाई स्टेज पर तुम दोनों टॉप 2 में खड़े थे, तो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी कि हैं ऐसे कैसे नहीं जाएँगे हैं कुछ भी, मतलब आप देखें कि कैसी एक्टिंग कर रहे हैं ना सब लोग। इन सबको पता है कि भाई इनका एक्स नंबर ऑफ डेज़ का परमानेंट स्टे है, उसके पहले इनका एलिमिनेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। फिर भले ही लोग कितनी भी बार इनको अपने वोटिंग ट्रेंड में डेंजर ज़ोन में डाल दें, बट ये नहीं जाने वाले हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन देखिए आपने उस एलिस इन वंडरलैंड के, हैं ये क्या बात हुई? हैं जैसे कि तुझे तो पता ही नहीं है। स्टेज पर तुम दोनों टॉप 2 में खड़े थे, अब तुम अगर निकल ही जाओगे तो टॉप 2 में कैसे पहुँचोगे? तो आप समझ रहे हैं कैसे पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं क्या-क्या ये लोग। खैर ये नॉमिनेशन की जो टास्क है ये तो काफ़ी देर से शुरू होती है। हालाँकि एपिसोड शुरू होता है सेवा तेरी करना बस हमारी कॉलिंग है, दिन नंबर 17 समय सुबह 8 बजे एंथम वगैरह हो जाता है। और उसके बाद करणवीर मेहरा जो कि एक दिन पहले अविनाश मिश्रा के साथ काफ़ी पंगा-पंगा खेल रहा था, मैं नहीं लूँगा, लेकिन जाकर के नया दिन है, नई मॉर्निंग है तो नई शुरुआत करने के इरादे से वो एप्पल, ऑरेंज वगैरह लेने जाता है, भाई दे दो, और वो भी दे देता है उधर से। उसके बाद करणवीर मेहरा आकर के जब बोलता है कि ले भाई काटो ये हम खाएँगे। तब आपने वहाँ पर देखा होगा कि विवियन डिसेना उर्फ शेखू का मुखिया वाला अंदाज़। बड़ी-बड़ी बातें कर देता है ये शेखू, लेकिन काम उतने बड़े-बड़े नहीं कर पाता है। जैसे कि आपने देखा एपिसोड के स्टार्ट में ये शेखू कह रहा था इससे करणवीर से कि अरे मैं चाहूँ ना तो पूरी पेटी लेकर के आ जाऊँ। ध्यान दीजिएगा एपिसोड के स्टार्ट में मैं चाहूँ ना तो पूरी पेटी लेकर के आ सकता हूँ। अब यही विवियन डिसेना एपिसोड के एंड वाले हिस्से में करणवीर मेहरा से क्या बोलता है कि मैं ना भाई एक नहीं मैं मैक्स टू मैक्स 2 एप्पल लेकर के आ सकता हूँ। और जब करणवीर मेहरा उससे पूछता है कि ठीक है भैया हम लोगों को तो डिनर में एप्पल खिला रहा है, तू खुद क्या खा रहा है? मैं वही खाऊँगा जो मेरे को बताएगा। क्या देगा? रोटी सब्जी, मतलब तुम खाओ रोटी सब्जी, लेकिन दूसरों को तुम दोगे 2-2 एप्पल। और यही मुखिया जो है ये एपिसोड के स्टार्ट में क्या कहता, अरे मैं जाऊँ ना तो पूरी वो क्या बोलते हैं वो पेटी लेकर के आ जाऊँ। अच्छा, एक तरफ मैं चाहूँ तो पेटी लेकर के आ जाऊँ, दूसरी तरफ ऐसा कि तुम लोग 2-2 एप्पल खा के सो जाओ, हम तो रोटी सब्जी खाएँगे। ऑल्दो एपिसोड के एंड में हर किसी ने रोटी सब्जी या दाल रोटी जो भी था वो खाई है। बीच में आपने देखा चाहत पांडे जो है वो दाल को फैला भी देती है। हालाँकि चाहत पांडे के ऊपर प्रोमो भी कट रहा है, जहाँ पर उसे गँवार बोला है और वो गँवार शब्द के ऊपर मुद्दा बना रही है। यानी कि तांडव थीम को जस्टिफाई या फिर हिट कराने की ज़िम्मेदारी अब चाहत पांडे अपने नाज़ुक से कंधों पर ले लेगी। एक दिन पहले इसको तांडव थीम को जस्टिफाई या हिट कराने की जो ज़िम्मेदारी थी, वो अविनाश और करण अपने शोल्डर पर ले लेते हैं, पापा, पापा, बाप, बाप। और कल रात के एपिसोड में आपने देखा कि तांडव थीम को सुपर हिट कराने की पूरी ज़िम्मेदारी रजत दल्ला अपने मजबूत और ब्रॉड शोल्डर्स पर ले लेता है और उसका बखूबी साथ देता है शहज़ादा धामी। हालाँकि ये दोनों जो हैं वो एक-दूसरे की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, लेकिन ये धज्जियाँ उड़ा रहे थे बाहर किसी और के बेसिस पर। जब ये शहज़ादा धामी बोलता है ना कि एक फ़ोन आएगा तो तू माफ़ी माँगेगा, तो ये रजत दल्ला भी बोलता है, तू क्या तेरा बाप नहीं मँगवा सकता? अरे! रजत दल्ला इतनी बड़ी-बड़ी बातें कैसे कर लेता है? वैसे रजत दल्ला जो है ना, ये बात मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ पहले कि रजत दल्ले के ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाया था 3-4 महीने पहले कि दिल्ली एनसीआर के हवाबाज हगोड़े। ये रजत दल्ला जो है ना, इसका करियर ही लोगों से माफ़ी माँग-माँग के बना है। और अगर आपको याद हो तो अभी 4-5 दिन पहले वीकेंड का वार था, वहाँ पर रजत दल्ले ने माफ़ी माँगी थी ना कि मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बात से किसी की भावनाएँ आहत हुई तो, मेरे से कुछ निकल गई मुँह से बात तो माफ़ी चाहता हूँ। और आप यकीन करें ना करें, लेकिन इसकी जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हुई है ना रजत दल्ले की बाहर, पहले ये दूसरों की माँ-बहन पर जाता है, भर-भर के गालियाँ देता है। वो जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये चीज़ हाइलाइट भी करी थी कि वो कोई दिल्ली, गाज़ियाबाद के आस-पास का या नोएडा का कौन है वो राजवीर या रणवीर सिसोदिया करके, वो भी फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर है। उसकी माँ, बहन इतनी मतलब गालियाँ दी इसने, तेरी माँ, बहन दुनिया भर का। फिर 2 दिन के बाद ये दोनों सिसोदिया और ये दल्ला साथ में बैठ जाते हैं, कोका कोला पीते हैं। माताजी के बारे में अपशब्द बोले उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बहन के बारे में गलत बोले माफ़ी चाहता हूँ। तो रजत दल्ला जो है ना, वो खोखली धमकी देने वाला प्राणी। और हकीकत में रजत दल्ला कहें या वो जो पेल्वेश है ना, ये जो बाहर इनके जो सपोर्ट सिस्टम है या जो रजत दल्ला जो बार-बार छत्तीस बिरादरी करता रहता है ना, उनके ऊपर ये लोग उछलते हैं। इनमें खुद में कोई दम नहीं है, और कितना दम है, कितना दम नहीं
नहीं है, ये तो आप बिग बॉस के घर में देख ही रहे हैं। पहले ये भौंकते हैं बगैर दाँत के कुत्तों की तरह, फिर बाद में आकर के पैचअप पैचअप कर लेते हैं। एनीवेज़ हम बात कर रहे थे एपिसोड के शुरुआती हिस्से की, जहाँ पर ये मुखिया जो है विवेन डिसना खुद को लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाह रहा था और आप देखिए सारी चीज़ें कितना सिस्टमैटिक तरीके से वो निभा रहा है, एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा है और करणवीर मेहरा वहाँ पर बोलता भी है ना कि भाई तू कभी तो कंटेस्टेंट की फेलो कंटेस्टेंट की तरह आ जा, कब तक विवेन डिसना बन करके घूमता रहेगा। तो विवेन डिसना जिसने कि फर्स्ट वीक में चाहत के ऊपर ये लांछन लगाए थे कि वो एक्टिंग कर रही है, डायरेक्टर कट करना भूल गया, उसी तरह से विवेन डिसना खुद एक्टिंग कर रहा है, एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा है और उस कैरेक्टर को हाइप देने के लिए या फिर सुपर हिट कराने के लिए संडे के एपिसोड में लीडरशिप, इंटेलिजेंस, गट्स, इन्फ्लुएंशियल मतलब बहुत सारे टैग वगैरह वहाँ पर लाए गए सो दैट कोई ना कोई टैग तो विवेन डिसना के ऊपर चिपक ही जाए और विवेन डिसना जो है वो लीडरशिप, इंटेलिजेंस और गट्स ये जो 3 टैग है ना, कहीं न कहीं उनको दिल पर लेकर के उसी किरदार के अनुरूप खुद को प्रस्तुत कर रहा है नेशनल टीवी पर। हालाँकि विवेन डिसना चाहे कितना भी नकार दे कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा, लेकिन बार-बार वो खुद ही एक्सपोज़ करता चला जा रहा है कि भाई वो बगैर स्क्रिप्ट के चल नहीं सकता। जिस तरीके से करणवीर मेहरा जब सवाल करता है, तो विवेन डिसना के पास कोई जवाब नहीं होते हैं क्योंकि भाई ये तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग हैं ना और ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाएँ, आउट ऑफ स्क्रिप्ट आ जाएँ, तो विवेन डिसना वहाँ पर क्लीन बोल्ड हो जाता है। ना सिर्फ़ सवालों के जवाब देने के टाइम पर, बल्कि और भी चीज़ों में। ये विवेन डिसना उर्फ शेखू, उसके साथ है सुंदरी, मुंदरी, छछूंदरी और ये 2-3 लोग और आ चुके हैं। आई थिंक रजत दल्ला भी इनके साथ है। तो ये 3, 4, 5 लोग मिल कर के एक मतलब ग्रुप में चल रहे हैं, टीम में चल रहे हैं, एक फैमिली में चल रहे हैं। लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी बेहयाई देखिए कि विवेन डिसना बोलता है कि वहाँ जो फैमिली है ना, परिवार बड़ा हो रहा है, परिवार में बड़ा भाई आ चुका है। मतलब ऐसा है कि वो 4-5 लोग बैठ जाएँ तो वो टीम है, वो फैमिली है, वो ग्रुप है, बट तुम 4-5 लोग अरे नहीं भाई हम तो इंडिविजुअल हैं और आई थिंक नॉमिनेशन टास्क में किसी ने तो चाहत ने आई थिंक ईशा के लिए कहा था ना कि इनका हमसे कुछ दोस्ताना या फिर बॉन्डिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तब ईशा वहाँ पर नहीं आपके साथ नहीं होगा, मेरा तो सबके साथ है। कब किसके साथ है? तुम 2-3 लोग ही बैठे रहते हो। डे 1 से आप देखिए ये जो तिकड़ी है, ये 3 ही बैठे रहते हैं और इस तिकड़ी में चौकड़ा वो इनका मुखिया भी आ चुका है और पचौड़ा वो रजत दल्ला भी आ चुका है और 2-3 लोग और आ जाएँगे। अगर अभी आप देखें तो किसी टीम में कोई नहीं है तो वो नायरा है, वो मतलब बीच का बंदर इधर भी उधर भी। विवेन डिसना भी बड़ा क्लेम करता है कि वो किसी ग्रुप में नहीं है, लेकिन विवेन डिसना को अच्छे तरीके से काउंटर करा है कल शिल्पा शिरोडकर ने, जब वो शिल्पा शिरोडकर बोलती हैं कि भाई तुम हमको बोलते हो कि टीम, 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 तुम भी तो टीम हो। और जब वो एंड वाला जो पोर्शन था जहाँ पर करणवीर मेहरा कहता है ना कि हम तो एप्पल खाएँगे, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगा? हालाँकि विवेन डिसना उर्फ मुखिया तो वहाँ पर कोई जवाब नहीं दे पाता है, गच्चा खा जाता है, लेकिन शिल्पा शिरोडकर वहाँ पर अच्छा बोल देती है कि वो भी तो अपनी टीम को ही रोटी-सब्जी दे रहा है, हमको फल-फ्रूट दे रहा है, तो तुम्हारी भी तो टीम है। और ये वाला जो टेम्पलेट है कि खुद एक ग्रुप में चल रहे हैं, लेकिन खुद को इंडिविजुअल के तौर पर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि बाहर उनका पीआर बहुत ज़बरदस्त है। तो एक ही चीज़ को वो बार-बार दोहराते जाएँगे, तो पब्लिक क्या मान जाएगी। और ये जो टेम्पलेट है, ये बिग बॉस 16 में आपने देखा था, वो महान, ट्रू, रियल, बलिदानी, सबसे महान, ये तो दुनिया भर की बातें करने वाली जग्गा, जो निम्मों को बोला करती थी कि निम्रत अकेली कभी ना खेली, जबकि हकीकत में जग्गा तो शो के अंदर भी अकेली नहीं आ पाई थी। तो कैसे पूरी झंडली को लेकर के चलती थी, लेकिन हम तो अकेले हैं, हम तो इंडिविजुअल हैं, वही वाला टेम्पलेट आपको यहाँ दिख रहा है। सुंदरी, मुंदरी, छछूंदरी, अब मुखिया, उसके साथ-साथ दल्ला और ये सब भी आ जाएँगे, मतलब तुम भी तो ग्रुप में ही हो। अब ये जो रियलिटी चेक है, ये तो भाई होस्ट को देना चाहिए, लेकिन होस्ट जो है, वो वीकेंड पर आएँगे। चलो ठीक है, इस वीक के मुद्दों को छोड़ कर के हाँ, अब किसको मंदिर का घंटा बनाया जाए? चलो चाँद पंडित तुम खड़ी हो जाओ, शहज़ादा तुम खड़े हो जाओ। अच्छा रजत तुम क्या बोल रहे थे? कहने का मेरा मतलब बस ये है कि एक प्रॉपर तरीके से अगर फीडबैक दिया जाए कि कंटेस्टेंट को आईना दिखाया जाए कि भाई तुम उधर टीम बोल रहे हो, तुम्हारी तो खुद की टीम है और ईशा और एलिस तुम मतलब कौन से वंडरलैंड में चल रही हो जहाँ पर तुमको लग रहा है कि तुम सबके साथ उठती बैठती हो, तुम सिर्फ अविनाश या फिर मैक्स टू मैक्स रजत दल्ले के साथ ही तुम्हारी बातचीत वगैरह होती है और विवेन डिसना तो थाली का बैंगन है, स्पाइनलेस क्रीचर, उसमें तो कोई दमखम है नहीं, वो तो स्पाइनलेस क्रीचर है, उसके तो खुद के थॉट्स ओपिनियन होते ही नहीं, बिकॉज वो तो स्क्रिप्ट से चलने वाला इंसान है ना। और वो देख लेता है कि वीकेंड के बारे में कि इसकी तारीफ हुई है, अच्छा इसकी तारीफ हुई है, बाला जुबान के अविनाश तेरी तारीफ हुई तो आज मैं तेरी साइड हो जाता हूँ, हाँ हाँ ठीक है। हालांकि विवेन डिसना थोड़ी देर के लिए काफी अच्छी चीजें भी कर लेता है, जैसे कि वो मुस्कान को समझाने की कोशिश करता भी है ना, संभालने की भी कोशिश करता है। काश वो इसी तरह से जो सुंदरी मुंदरी छछुंदरी है उन्हें भी थोड़ा सा समझाए, थोड़ा सा ज्ञान दे कि तुम टू मच करते हो। और कल कितना जबरदस्त तरीके से टू मच कराना इसने अविनाश ने।
अब जिस तरह से कल रात के एपिसोड में बिग बॉस ने लाडला लाडला या लाडली, भाई महाराष्ट्र में वैसे लाडली बहना योजना चल रही है, तो बिग बॉस के अंदर भी लाडला और लाडली और सारे घर वालों ने मिलकर के श्रुतिका को लाडली बोल करके वहाँ मंच पर बिठा दिया। लेकिन अविनाश मिश्रा को देखो, ये अविनाश मिश्रा जो कि डे वन से सिर्फ पंगे ही ले रहा है, इसके आसपास जो 2-4 लोग हैं वही इसे लाडला समझते होंगे, लेकिन गलत फहमी तो देखो अविनाश मिश्रा की कि उसे लग रहा है कि वो पूरे घर का लाडला है। और चूंकि जेल जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, अब जेल का जो सदुपयोग है वो अविनाश मिश्रा बड़े अच्छे से कर रहा है। पूरा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो अविनाश मिश्रा के ऊपर ही आ चुका है। और ये चीज़ ना बिग बॉस ने फर्स्ट वीक में बग्गा और हेमा जी को भी समझाने की कोशिश करी थी कि आप चाहो तो आपदा को अवसर बना लो, लेकिन नहीं, बीजेपी में रहने वाला बग्गा आपदा को अवसर बनाने का डेफिनेशन ही नहीं जानता। वैसे बग्गा जिस तरह से बात करता है, एपिसोड के शुरुआती हिस्से में भी करणवीर मेहरा उसकी मिमिक्री करता है ना बग्गा की, बग्गा जी जब आप ऐसे बोलते हो तो अलग बोलते हो, बाद में बोलते हो स्टेज पर तो बिग बॉस मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, मेरे जो 2 नाम होंगे वो सारा और आरफी नाम होंगे बिग बॉस। मतलब नॉर्मली बग्गा जी कुछ और तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब स्टेज पर आ जाते हैं तो शायद उनका गला जो है वो बैठ जाता है या फिर गले में कुछ घुस जाता है। तो ये चीज़ तो करणवीर ने काफ़ी अच्छे से पकड़ी, और ये चीज़ आई एम श्योर आप सबने भी देखी होगी। जब जेल के अंदर भी थे ये बग्गा जी तो इनका टोन वगैरह कुछ अलग ही रहता था। बिग बॉस मैं आंसर पे जाना चाहूँगा, बिग बॉस गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बाहर आते हैं जब नॉर्मल बातचीत करते हैं तो वो अलग टोन रहती है उनकी। खैर इन्हीं सारी बातों के बीच में आपने देखा कि रजत दलाल को छेड़ने के लिए या फिर मस्ती करने के लिए नायरा बनर्जी मतलब थोड़ी-सी मस्ती मज़ाक करना शुरू कर देती है, तो रजत दलाल उस पर भी चिढ़ जाता है। अब ये जो मस्ती मज़ाक कर रही थी नायरा बनर्जी, इसके हिसाब से ये मस्ती मज़ाक रही होगी, लेकिन रजत दल्ले के अकॉर्डिंग भाई ये तो एक भीषण वाला क्राइम था। और आगे चल कर के नॉमिनेशन के टाइम पर छेड़ा-छाड़ी का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर वो बोलता भी है ना कि ये लड़की है, मेरा हाथ टच हो जाएगा तो नाक से आँसू बहेंगे, वुमन कार्ड बाहर आएगा। ऐसा है ना कि वो चीज़ जो नायरा बनर्जी के लिए मस्ती मज़ाक हो सकती है, वो रजत दल्ले जैसे ज़बरदस्त सख्त लौंडे के लिए मस्ती मज़ाक नहीं, क्योंकि फिर आगे चल के वुमन कार्ड खेलोगे, बात कैरेक्टर पर आएगी। तो कैसे तिल का ताड़ बना, फिर इस तिल के ताड़ को नॉमिनेशन में झाड़ के रूप में इस्तेमाल किया गया, आपने देखा। लेकिन जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस सीज़न में कोई मेजर टास्क, फिज़िकल टास्क तो हो नहीं रही है। ले दे करके जेल राशन या हद से हद नॉमिनेशन। लेकिन ये जेल, राशन, नॉमिनेशन ये 3 चीज़ें ही सफिशिएंट हैं इन कंटेस्टेंट की हिपोक्रेसी या इनकी असली जो पर्सनैलिटी है वो बाहर निकालने के लिए। अच्छा, पर्सनैलिटी से मुझे एक बात और याद आई जिसके बारे में मैंने कल भी बोला था कि वो सीन एपिसोड से काट दिया कि जेल के मुहाने पर ये सुंदरी अपनी छछूंदरी से बात करती कि करणवीर मेहरा की लाइफ में जो कुछ हुआ, ट्रेजेडी हुई है, वो डिज़र्व करता है, सही हुआ, ये हुआ। मतलब किसी दूसरे की ट्रेजेडी का ये लोग कहीं न कहीं मज़ाक उड़ा रहे थे। अब कल रात के एपिसोड में आपने देखा कि एकदम से मतलब वो ग्रुप जो कि दूसरों की ट्रेजेडी का मज़ाक उड़ा रहा था, उसी ग्रुप की एक जो लड़की है एलिस इन वंडरलैंड, उसके पिताजी ने सुसाइड करा था, तो वो ट्रॉमा वगैरह ये सारी बातें वो कर रही थी। अब जैसे कि अविनाश मिश्रा और उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो मेंटालिटी है, वो दूसरों की ट्रेजेडी का मज़ाक उड़ाते हैं। तो क्या हम लोग भी एलिस इन वंडरलैंड ने जो फेस करा, उसका मज़ाक उड़ा दें क्या? हम बोलने को तो हम भी बोल सकते हैं कि भाई अच्छा हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ। लेकिन उस लड़की ने जो कुछ झेला है, इतना सब झेल करके वो आगे बढ़ी, एक्ट्रेस बनी, तो उसने काफ़ी स्ट्रगल वगैरह तो किया है। अब इतना स्ट्रगल करके, इतना सब फेस करके आप आई हो आगे, तो आपको दूसरे के स्ट्रगल या फिर दूसरे की परिस्थितियाँ जो हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये जो ज्ञान है ना, या इस तरह की जो बातें हैं, ये वीकेंड का वार में हाइलाइट होनी चाहिए। वीकेंड का वार में ये भी डिस्कस होना चाहिए कि एलिस जो है वो अपना जो खुद का ग्रुप है, वहाँ उसे वो तवज्जो नहीं मिल रही है, इसलिए कभी वो नायरा के कंधे पर अपना दुखड़ा रो रही है, कभी करणवीर मेहरा से जाकर के पैचअप या बातचीत करने की कोशिश कर रही है, मतलब वो खुलने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ वीकेंड के बारे में ये भी डिस्कस होना चाहिए कि जिस तरह से विवियन डिसना बड़ा ज्ञान दे रहे थे, ये जो लड़की जो नॉमिनेशन में बैठी थी, सुकृति नाम भूल गया मैं फिर से इसका, ये लड़की को ये विवियन डिसना ज्ञान दे रहा था ना कि भाई रिवेंज ले रहे थे तुम, तो रिवेंज नहीं होना चाहिए। कभी विवियन डिसना ये ज्ञान उसको अविनाश को दे करके आया कि भाई तू बहुत बदला ले रहा है, खुन्नस में काम कर रहा है। मतलब ऐसा है कि नॉमिनेशन टास्क में सुकृति, अरे यार फिर इस लड़की का नाम याद ही नहीं आ रहा मुझे, इस लड़की ने जो करा वो रिवेंज है, वो अनफेयर है, तो वही चीज़ें अविनाश मिश्रा करा तो वो सही कैसे हो गया? तुम उसको ब्लाइंडली डिफेंड क्यों कर रहे हो? तो ये पॉइंट डिस्कस होने चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं वीकेंड के बारे में ये कुछ पॉइंट डिस्कस होंगे ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट डिस्कस हो गए तो तांडव कौन करेगा, और तांडव नहीं होगा तो शो हिट कैसे होगा? तो तांडव थीम को हिट कराने के लिए अभी यहाँ पर बहुत सारे कलेश वगैरह करने का पूरा इंतजाम करेंगे सलमान खान। एनीवेज अब आप बताइएगा कमेंट करके, ये जो लोग नॉमिनेटेड हुए हैं, विवियन है, नायरा है, अविनाश है, रजत है, मुस्कान है, इनमें से आपको किसके जाने के चांसेस लग रहे हैं? देखो कंटेंट आ रहा है अविनाश की तरफ से,
नायरा भी कलर्स का फेस है, विवियन तो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 2 में है ही सही, तो वो तो कहीं जाने वाला है नहीं। क्या लग रहा है आपको, मुस्कान का सफ़र खत्म हो गया है क्या? या फिर आपको लग रहा है कि नो एलिमिनेशन होगा? वेल जो भी होगा 2-3 दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन शहज़ादा, बग्गा और मुस्कान ये शो में हों, ना हों कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, तो मुस्कान को निकल जाना चाहिए। वैसे भी ये शो उसके लिए नहीं है। क्या कहना है आपका, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। झाड़ू पोछा लगाएँगे दोस्तों, चिंकी को स्कूल छोड़ के आएँगे दोस्तों, नई साड़ी मँगाइए दोस्तों, उसे पहन कर के ठुमका लगाएँगे दोस्तों। ठुमके पे मिलियनों व्यूज़ आते हैं दोस्तों, आपको तो पता ही है दोस्तों, सीधी बात करने वालों को व्यूज़ नहीं मिलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, टाटा बाय-बाय, खत्म दोस्तों।